शालेय अभिलेखों में स्टॉक पंजी बहुत ही महत्वपूर्ण अभिलेख माना जाता है। शाला अन्वेषण के दौरान यह देखा गया कि अधिकांश शालाओं में या तो स्टॉक पंजी का संधारण नहीं किया जाता और यदि कहीं किया जाता है तो यह विधिवत संधारित नहीं होती। तो आज हम आपको बता रहे हैं कि स्टॉक पंजी का संधारण किस प्रकार से करना है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एक स्टॉक रजिस्टर आपके सामने है जिसमें आपको वस्तुओं की प्रविष्टि करना है। इस स्टॉक रजिस्टर में मैं आपको बता दूं कि इसमें दो प्रकार की सामग्रियों की हम लोग एंट्री करते हैं। एक स्थायी सामग्री होती है और एक अस्थायी सामग्री होती है। स्थायी सामग्री जो दीर्घकालिक होती है, बहुत दिनों तक चलती है। इसके अंतर्गत अलमारी, पेटी, कुर्सी, टेबल, डेस्क, दरी, बिछायत, मैट जो टाटफट्टी जो हम बोलते हैं। बर्तनों के अंतर्गत बाल्टी, मग्गा, फिल्टर, थाली, ये सब हमारे यहाँ होती है। घंटी, ध्वज आदि आदि, फ्लैक्स, खेल सामग्री। अस्थायी सामग्री मतलब ये खर्च होने वाली कंज्यूमेबल आइटम होते हैं, जितने भी प्रकार की हमारी स्टेशनरीज होती हैं। इसके अलावा हमारे चौक, डस्टर, ड्राइंग शीट, पेन, टीएलएम, बहुत सारे टीएलएम स्थायी अस्थायी दोनों होते हैं। सफाई पुताई या मरम्मत का सामान जो होता है ये सारा अस्थायी होता है। आप चाहें तो दोनों के लिए अलग अलग पंजी बना सकते हैं या चाहें तो एक ही पंजी में संधारित कर सकते हैं। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि स्टॉक पंजी में किस प्रकार से संधारण करना है। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं, ये एक अनुक्रमणिका यानी इंडेक्स दिया हुआ है जहाँ पर ए से लेकर जेड तक के अल्फ़ाबेट्स दिए हुए हैं। ए और बी से प्रारंभ होने वाली वस्तुओं को हमने इसमें रखा है। अलमारी, बुक सेल, बाल्टी, बॉक्स, बेंच, बैल आदि आदि जो भी है। और सामने फोलियो जहाँ लिखा है वहाँ पर हमने पेज नंबर डाल दिए। मतलब हमको देखने में आसानी होगी कि अगर अलमारी की एंट्री हम देखना चाहते हैं तो सीधा 4 नंबर पेज खोल लेंगे। बाल्टी की एंट्री देखना चाहते हैं तो 6 नंबर पेज खोल लेंगे। पेटियों की अगर हम बात करेंगे तो हम 7 नंबर पेज खोल के इस प्रकार से हम कर लेंगे। उसी प्रकार से टेबल को हमने टी वाले में रखा हुआ है, फ्लैक्स को हमने एफ वाले में रखा हुआ है। इस प्रकार की फ्लैक्स रखे हुए। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि किस प्रकार से इसमें एंट्री करना है। तो ये हमने एक पेज आपको दिखाया है। यहाँ पर आप देखेंगे ऊपर लिखा हुआ है नेम ऑफ आर्टिकल, वस्तु का नाम। तो यहाँ पर मैंने टेबल लिख दिया है। तिथि लिखी हुई है, यहाँ मैंने एक काल्पनिक तिथि किया है 10/10/2022। माना कि 10/10/2022 को शिवम इंटरप्राइजेस कटनी से हमने 4 टेबलें खरीदी। इसके पहले हमारे विद्यालय में कोई भी टेबल नहीं थी, जितनी भी टेबल थी वो सब टूट चुकी थी। तो ओपनिंग बैलेंस मैंने यहाँ पर 0 लिखा हुआ है। 45 नंबर का इसका बिल है। प्राप्ति में मैंने 4 लिखा हुआ है। चूँकि चारों को मैंने उपयोग कर लिया इसलिए दे 4 कर दिया। और शेष में भी 4 किया हुआ है क्योंकि टिप्पणी में मैंने लिखा है उपयोग में 4 टेबल, यानी 4 टेबल खरीदी, चारों टेबल हमने उपयोग में। इसके बाद में जो 31 मार्च को हम अपने स्टॉक को वेरीफाई करते हैं। 31 मार्च मैंने हमारे वित्त वर्ष का अंतिम दिन होता है। तो 31/3/2023 को हमने स्टॉक को वेरीफाई किया और ये पाया कि जो 4 टेबलें हमारी आई थी उसमें से एक टेबल हमारी टूट गई है। इसलिए आप देख रहे हैं कि अब शेष वाले कॉलम में हमने 3 लिखा हुआ है और रिमार्क वाले कॉलम में लिख दिया है 1 टेबल टूट गई। अब जब हमारा अगला वित्त वर्ष शुरू होगा 1/4/2023 को, तो हमारा ओपनिंग बैलेंस हो गया 3, यानी आप हमारे पास 3 टेबल है। इस बार हमें फिर टेबलों की आवश्यकता पड़ी तो हमने 6 अक्टूबर 2023 को विश्वकर्मा फर्नीचर मार्ट कटनी से 2 टेबलें खरीदी। 37 नंबर बिल नंबर है उसका। अभी 2 टेबलें खरीदी हुई है, 3 टेबल पूर्व से हमारे पास में थी। इस प्रकार से हमारे पास कुल टेबलें हो गई 5। पाँचों को हमने उपयोग में निकाल लिया है और इसलिए हमने शेष 5 लिखा है और रिमार्क वाले कॉलम में किया है 5 उपयोग में है। अब इसके बाद में जो वित्त वर्ष समाप्त होगा 31 मार्च 2024 को, तो हम लोग देखेंगे कितनी टेबलें हमारे पास बचती हैं। हो सकता है 1 या 2 टेबलें खराब हो जाए, तो इस प्रकार से करते हैं। तो ये मैंने एक आइटम का उदाहरण लेकर आपको बताया। इसी प्रकार से सभी आइटम की आपको प्रविष्टि स्टॉक टेबल में करना है। तो मैं समझता हूँ कि अब इस प्रकार से हमारे शिक्षक साथियों को स्टॉक पंजी मेंटेन करने में कोई असुविधा नहीं होगी।